हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बताऊँगा आपको कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद जो है हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है बेटा वो ले लेते हैं। आप अपनी कॉपी और अपना पेन जो है वो पास में रख के अपनी कॉपी पे जो है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक डाल दीजिए और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पहले लिखिए। देखो बेटा, हम कभी भी कोई कंपाउंड की जब हम ये बात करते हैं कि क्या वो सॉल्वेंट में जो है डिसॉल्व होता है या नहीं होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर को हम क्या कहते हैं, H2O वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। US मीन्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक वाटर आमतौर पे हम किसी चीज़ को, किसी भी सॉलिड वगैरह को क्या करते हैं, वाटर में जो है उसकी सॉलिबिलिटी को चेक करते हैं। यानी ये मतलब हम सॉलिबिलिटी का समझें इस समय कि उसको हम देखते हैं कि क्या ये डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है डिसॉल्व। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन अ सैचुरेटेड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए क्या इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी आप किसको कह सकते हो कि कितना अमाउंट, यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है। अगर आपके पास सॉल्यूशन टोटल है 100 ग्राम, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस सॉल्यूशन की हम बात यहाँ कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो होता है सॉल्यूट और होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या आप बोल सकते हो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स, जो डिसॉल्व होता है, जो घुल जाता है, जो मिक्सअप हो जाता है सॉल्वेंट के साथ। और सॉल्वेंट को आप बोल सकते हो दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट और लार्ज अमाउंट, या फिर बोल सकते हो सॉल्वेंट को कि इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम टोटल है, यानी उसका सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के टोटल कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने देखना है कि सोल्यूट का कितना अमाउंट यहाँ पे आके सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इन अ सैचुरेटेड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे। और सैचुरेटेड स्टेट का मतलब हो गया कि जब जो है आपका सॉल्यूशन सोल्यूट डिसॉल्व करते करते जो है वो सैचुरेटेड स्टेट तक पहुंच चुका है। सैचुरेटेड स्टेट मतलब कि व्हेन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स, कि अब आप वहाँ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिए हुए हो और आप सोल्यूट जो है वो ऐड कर रहे हो, लेकिन अब जो है ये सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ ऐड होना स्टॉप हो गया है, और जो सोल्यूट आप डाल रहे हो वो नीचे बॉटम पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। तो व्हेन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज यू कैन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम एक सैचुरेटेड स्टेट पे ये बात कह रहे हैं कि उस समय कितना सोल्यूट जो है आके मिक्सअप हो रहा है सॉल्वेंट के साथ, या कितना सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सैचुरेटेड स्टेट पे किसी गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। इस चीज़ को बेटा हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब जो इसका यूनिट रहेगा, जैसे देखिए हमने कहा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम के हिसाब से, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन बताया हमने, तो फिर आप बोल सकते हो कि इसका रहेगा सोल्यूट कितना ग्राम, और टोटल यहाँ पे जो है हम बताएंगे कि ठीक है ग्राम पर लीटर वगैरह, इसका हम यूनिट बना सकते हैं। इस तरह से ग्राम पर लीटर आप बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर मोल्स के हिसाब से आप बताओगे यहाँ पे, तो आप यूज़ करोगे यहाँ पे मोल्स पर लीटर, कि 1 लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन में जो है कितना सोल्यूट आके डिसॉल्व हो रहा है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट आके डिसॉल्व हो रहा है, उसे हम कहेंगे मोल पर लीटर, मतलब यूनिट इसका। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, अब देखो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, बच्चों हम आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। जनरली तो हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट इसमें पढ़ रहे हैं। तो
हम सॉलिबिलिटी के बेसिस पे, चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉलिबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सा सॉलिड जो है वो कितना सॉल्युबल है, कितना डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के साथ। तो ये जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं जिनमें आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होता है, तो आयोनिक सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज आप बोल सकते हो कि इनको हम 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं आयोनिक सॉलिड्स को। नंबर 1 कैटेगरी का नाम है बेटा, एक टाइप ऑफ सॉलिड को हम कहते हैं सॉल्युबल सॉलिड्स, या आप बोलोगे हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, मतलब कि जो सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, फटाफट से डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी अच्छे खासे डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट देखते ही वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे बेटा सॉल्युबल या बोलेंगे हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स। तो फिलहाल हम इनको एक यहाँ पे एनलिस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से 3 काइंड्स हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा होता है बेटा स्लाइटली सॉल्युबल सॉलिड। स्लाइटली का मतलब हो गया कि थोड़ा सा, ना ही उतना ज़्यादा और ना ही उतना कम। लेकिन स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड जो थर्ड वन है, ये बेटा ये एक्सट्रीम एजेस पे हैं, ये सी और ए टाइप। मतलब ए वाला जो है ये ज़्यादा काफ़ी अच्छा जो है सॉलिड डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के साथ। लेकिन ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड जो होता है, ये बहुत ही लीस्ट क्वांटिटी आप बोलोगे सॉल्यूट की वो डिजोल्व होती है यहाँ पे सॉल्यूशन में, यानी बहुत कम सॉल्युबिलिटी जिसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये इन स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होता है। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड जो भी होता है, या कोई कंपाउंड जो भी होता है जो स्पायरिंगली सॉल्युबल वाली कैटेगरी में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसे हम सीधा कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है, यानी ये डिजॉल्व सॉल्वेंट के साथ नहीं होता। लेकिन सो फार एज और फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न, यहाँ पे फिर भी हम कोई ना कोई ये मतलब यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है इसकी कि कहीं ना कहीं जो है ये, अगर हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करें तो ये जो सॉलिड है ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ये लिटिल बिट डिजोल्व हो जाए। तो चूंकि इक्विलिब्रियम की भी हम बात करते हैं कि हमें अगर थोड़े से भी आयंस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, डिसोसिएट होकर, तो जो है उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जा सकता है कुछ समय के बाद। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड को हम कहेंगे कि जो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, यानी बहुत कम डिजोल्व होते हैं सॉल्वेंट के साथ, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं। अब देखिए इन तीनों का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे। आपने बेटा एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने टॉपिक बताया आपको कि सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो हमने सॉलिबिलिटी पहले ही बताया आपको कि सॉलिबिलिटी किस चीज़ का नाम है। आप ऐसे भी लिटरली बोलोगे डिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस किसी सॉलिड को डिजोल्व करना, वेदर इट डिजॉल्व्स विद द गिवन सॉल्वेंट और नॉट। ठीक है, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, और वाटर जो है बेटा इसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। पोलर सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि ये जो H2O होता है, इसका डिसोसिएशन जब होता है तो आपको मालूम है कि H पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव बनता है, यानी इन्हीं को हम कहते हैं कि पोल्स डेवलप हो जाते हैं डिसोसिएशन पे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, तो इस वजह से हम इसको एक पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसके अलावा सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी हुआ करते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है ना, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम बता रहे हैं इस समय कि हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी इनके डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है, उनमें सोल्यूट जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है प्रॉपर्टी, इट इज़ ग्रेटर देन 0.1 मोलर। क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर से ज़्यादा की सॉल्युबिलिटी जिन सॉलिड्स की होती है, दे आर कंसिडर्ड एज आर क्लासिफाइड एज हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स। ये 0.1 के साथ जो ये मैंने एम लिखा है बेटा, ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो आकर डिजॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, तो वो हम यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए यहाँ पे कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है कि ग्रेटर देन 0.1 मोलर जिनकी सॉल्युबिलिटी है, उन्हें हम हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, इनकी आप एग्जाम्पल कह सकते हो बेटा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल नोट कीजिए कॉपी पे कि हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान करेंगे कि जितने भी नाइट्रेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, ऑल नाइट्रेट्स, ये कहाँ पे लिखेंगे आप? यहाँ हाईली सॉल्युबल सॉलिड्स,
की एग्जांपल लिखेंगे जिनकी सॉलिबिलिटी मैंने बताया ग्रेटर देन 0.1 मोलर होता है, इनका एग्जांपल लिखेंगे आप। ऑल नाइट्रेट्स, जितने भी बेटा नाइट्रेट्स होते हैं, जितने भी नाइट्रेटिक सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट्स जितने भी हैं, दे आर, ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल। ठीक है, ये अच्छे खासे डिसॉल्व होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसी तरह से एक तो आप नाइट्रेट्स का याद रखेंगे, इसमें एक एग्जांपल हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स में। दूसरी एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द सॉल्ट, सारे सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स ऑफ, क्या याद रखेंगे, ऑल सॉल्ट्स ऑफ, जैसे सोडियम आयन का साल्ट है Na पॉजिटिव, सोडियम आयन का साल्ट है कोई, या बेटा पोटेशियम आयन का साल्ट है कोई, या अमोनियम आयन का साल्ट है NH4 पॉजिटिव, इस आयन का कोई साल्ट है, रिबिडियम पॉजिटिव Rb पॉजिटिव, इसका कोई साल्ट है, सीजियम पॉजिटिव बेटा इसका कोई साल्ट है। ठीक है, दे आर ऑल सॉल्युबल, ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल साल्ट होते हैं। फटाफट से जो है सॉल्वेंट, वाटर जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, फटाफट से जो है वो, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो, अच्छे खासे अमाउंट में जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी say that their solubility is greater than 0.1 molar and they are considered as highly soluble in nature. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। अब है बेटा नेक्स्ट वन, दैट मीन्स स्लाइटली सॉल्युबल सॉलिड्स। तो स्लाइटली सॉल्युबल सॉलिड्स का जो यहाँ पे रेंज आपने याद रखनी है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है इस किस्म के सॉलिड्स की, वो होती है 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर। मतलब आप कह सकते हो 0.01 मोलर टू 0.1 मोलर कंसंट्रेशन होता है इनका सॉल्युबिलिटी का। तो ऐसे सॉलिड्स को हम स्लाइटली सॉल्युबल सॉलिड्स कह सकते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इस रेंज में हो बेटा। ठीक है, 0.01 टू 0.1 मोलर। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट जैसा साल्ट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है आपका स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट की कैटेगरी में जो है वो आ सकता है। अब थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है इसकी सॉलिड्स की, ठीक है, तो वो है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड। तो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड जो है, मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हम ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं जो है उस स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये भी होता है कि वो थोड़ा बहुत जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, नॉट टू मच बट अ लिटल बिट। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बल्कि बहुत ही लीस्ट सॉल्युबल वो होता है सॉलिड, बहुत कम सॉल्युबल होता है बेटा। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको याद रखना है। अब है नेक्स्ट वन, जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे इनका याद रखना है स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स का, वो रखनी है बेटा याद आपने एग्जांपल। क्या याद रखनी है, एग्जांपल याद रखनी है स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर से कह रहा हूँ कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी रेंज होती है बेटा स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की, वो लेस देन 0.01 मोलर होती है। कितनी होती है, इसको ज़रा आप नोट कीजिए, लेस देन 0.01 मोलर, लेस देन 0.01 मोलर कंसंट्रेशन से लेस जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर कंसिडर्ड आर कॉल्ड एज द स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड्स। क्लियर है। अब इनकी जो एग्जांपल है वो आप याद रखेंगे, और आपके पास जो कॉपी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेटा कॉपी रखिए सामने, और उस पर आप लिखेंगे इसका एग्जांपल जो है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का, वो लिखेंगे जैसे कि बैरियम सल्फेट हो गया बेटा, बैरियम सल्फेट है। ठीक है, जैसे आपके पास जिंक सल्फाइड हो गया ZnS। ठीक है, या जैसे सपोज करें कि सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड AgI, या सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, जैसे सिल्वर हेलाइड्स हम इनको जनरली बोलेंगे बेटा, सिल्वर हेलाइड्स ये साल्ट्स हैं। सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, या आप बताएंगे सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में गिने जाते हैं बेटा, ये गिने जाते हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स में, स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स में, यानी बहुत कम जो है ये डिसॉल्व होते हैं। क्लियर है। अब यही हमारे ये जो हाईली सॉल्युबल आपका यहाँ पर था
मैं थोड़ा आपको ऊपर ले जाता हूँ। ये जो हमने बताया था कि हाईली सॉल्युबल साल्ट्स बेटा, ये हाईली सॉल्युबल साल्ट्स हमारे काम के यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। हमें इन कैटेगरी वाले सॉल्ट्स को नहीं डिस्कस करना है। हमने यहाँ पे अब करना है ये स्लाइटली एंड स्पायरिंगली, खास करके बेटा स्पायरिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पायरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्पायरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स में ही यहाँ पे आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जा सकता है। तो हमारा जो जनरल टॉपिक यहाँ पे रहा है वो रहा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी को थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर गए बेटा, और हमने इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो है सॉलिड्स को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में, जैसे आपने देखा हाईली सॉल्युबल, फिर उसके बाद मॉडरेटली या जिनको हम स्लाइटली सॉल्युबल कहेंगे, और उसके बाद कहा कि जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो हमने कहा। तो अब है यहाँ पे ध्यान करना आपको कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में भी इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जा सकता है, जिसका एक जनरल रिएक्शन मैंने बताया कि अनडिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट के बीच, अनडिजॉल्व्ड का मतलब हो गया कि जो अब फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ किस तरह किस लिहाज से मैंने इसको अनडिजॉल्व्ड बताया। अनडिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे जो है इसके आयंस में, यहाँ रिवर्सिबल सिंबल जो आप डाल रहे हो, रिवर्सिबिलिटी साइन, इक्विलिब्रियम साइन, डबल हेडेड एरो, उसके बाद आप यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या लिखोगे, अनडिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट गिव्स आयंस, आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे सिल्वर हैलाइड्स, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है ना बेटा, या फिर बेरियम सल्फेट है या जिंक सल्फाइड वगैरह है। तो मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे इस समय बात करूँगा जैसे सिल्वर क्लोराइड की। तो अगर मेरे पास सिल्वर क्लोराइड जो है ये बेसिक जो है बेटा एग्जिस्ट करता है सॉलिड, तो ये सिल्वर क्लोराइड मैंने सॉलिड दिया। इस सॉलिड को हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है मैंने सिल्वर क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड एक्वस। तो ये कैसे एक्वस देगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे बेटा एक एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक एक्वस मीडियम में जो है, एक्वस सॉल्यूशन में जो है हम इसको डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, डिसॉल्व करेंगे इस सिल्वर क्लोराइड को। जैसे सिल्वर क्लोराइड मान लीजिए स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्वस मीडियम में डालेंगे वाटर के साथ। सपोज करें कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे चेक करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है सॉलिड फिजिकल स्टेट से ये कहाँ पे टर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा AgCl एक्वस, सिल्वर क्लोराइड एक्वस। और सिल्वर क्लोराइड एक्वस वाली फॉर्म में बेटा ये क्या करेगा, ये बनता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये बनता है इलेक्ट्रोलिटिक इन नेचर। इस मूड में आके AgCl एक्वस में जब ये आ जाता है तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लगता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लगेगा तो इसका जो है यहाँ पे जो आयंस हैं वो 100% तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग तो है ही नहीं, हाईली सॉल्युबल तो ये है ही नहीं, ये तो लीस्ट सॉल्युबल है, स्पायरिंगली सॉल्युबल है। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल आयंस जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो है वो बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर हम देंगे इसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसकी इस तरह से बेटा, AgCl सॉलिड गिव्स AgCl एक्वस एंड दैट गिव्स, ठीक है, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये आयंस इसके यहाँ पर जो है डिसोसिएशन पर हमको मिल रहे हैं, और इस तरह से इक्विलिब्रियम बनाते हुए हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। नाउ बेटा दिस विल बी आवर इक्वेशन फर्स्ट, जैसे कि आप पीछे भी करते चले आ रहे हो कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई इस तरह से। और इक्वेशन फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी गेट K इज इक्वल टू K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है किसी चीज़ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, तो वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज दैट मीन्स आयंस एंड टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपान आएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओगे कि कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हाँ, मैं आपको अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट बोलता हूँ कि अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट जो है वो क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कि आपने AgCl यहाँ पे एग्जांपल लिया है, AgCl आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि ये स्पायरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम। अब जितना ये डिजोल्व हो गया बेटा, जितने आयन जिसने दिए पार्शियल, वो आयंस तो आ गए, और उसमें कुछ देर के बाद क्या हो गया, कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या हो गया, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस और AgCl के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया।
ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कुछ समय के बाद जब इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि AgCl फिर इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या रह रहा है, अनडिसॉल्व्ड रह रहा है, क्योंकि जितना ये यहाँ जा रहा है उतना जो है यहाँ से ये वापस भी आ रहा है। ठीक है, तो इन दैट सेंस हम इसको यहाँ पे क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं सोल्यूशन में। द कंसंट्रेशन की सिल्वर क्लोराइड जैसे एक स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट की जो हम यहाँ एग्जांपल लिए हैं, इसका जो कंसंट्रेशन है बेटा यहाँ पे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो उस समय बनेगा उस पे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फिर हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे बेटा, इस इक्वेशन को हम फिर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज द अबो इक्वेशन बिकम्स, ऊपर की जो इक्वेशन लिखी हुई है वो हो जाएगी इक्वल्स टू K इंटू AgCl। देखो बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाली साइड है ना ऊपर इक्वेशन की, यहाँ पे जो ये AgCl लिखा हुआ है, ये जब कांस्टेंट है इसका कंसंट्रेशन, तो हम इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ लिख देंगे, या फिर आप इसको K भी लिख सकते हो, K इंटू K डैश, लेकिन मैं इसको AgCl ही लिखूंगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा K इंटू AgCl, और आगे जो है उस हमारी प्रोडक्ट वाली साइड जो ऊपर है इक्वेशन, वहाँ पे न्यूमरेटर वाली साइड पे रहेगा Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो अब देखना यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे और करके इस इक्वेशन को बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे कि और K इंटू AgCl इस जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो KSP दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पढ़ सकता हूँ, SPK SPC पढ़ेंगे आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू बेटा आगे का पार्ट जो है वैसे ही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, वेयर KSP इज अ न्यू कांस्टेंट, यू नो, ये एक नया कांस्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है, तो K की शक्ल में साथ में हमने सिर्फ SP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको लगा दिया यहाँ पे, नया कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है इसी इक्वेशन के मुताबिक इसका डेफिनेशन बनेगा यहाँ पर बेटा कि it is equal to the product, या it is defined as the product of the ionic concentration termed as ionic product for a saturated solution। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का आप बोल सकते हो कि एक किस्म की डेफिनेशन है यहाँ पे इसकी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। जैसे आपने लिखा यहाँ पे Ag पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ही तो है, आयनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन टर्म्ड एज आयनिक प्रोडक्ट फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब व्हेन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स, जब कोई और सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह से आप कहेंगे कि दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्पायरिंगली सॉल्युएबल आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और एक स्टार पॉइंट में मैं यहाँ पर एक और बात आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज करें आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा, इस तरह से भी आप बता सकते हो, दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस। किसके आयंस बेटा, उस स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट के आयंस जो आपके पास आएंगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो उनके कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट करना है आपने, कहाँ पे, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। with each concentration term raised to the power equal to the number of electrolyte, with each term raised to power equal to the number of electrolyte। देखिए मैं इन एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताता हूँ बेटा। देखो अगर हम देखेंगे थोड़ा सा कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच थोड़ा क्या रिलेशन है, तो वो भी हम बताएंगे यहाँ पे, समझाएंगे आपको नीचे यहाँ पे। और वही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सम स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स आर एज शोन आर गिवन बिलो। देखिए बेटा, हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमारे पास जो स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट है अगर वो 1:1 रेशो में है, ज़रा ध्यान करेंगे आप, 1:1 रेशो में अगर वो है तो फिर हम उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे अगर वो 1:1 रेशो में है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये 1:1 रेशो क्या है सर। तो 1:1 रेशो का मतलब हो गया अगर उस
स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉलिड में एक ही बेटा होगा कैटाइन और एक ही होगा उसका क्या कहेंगे एनाइन, ठीक है, एक ही कैटाइन और एक ही होगा एनाइन, सेम नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन होगा 1:1 रेशो में। जैसे कि आप कहेंगे यहाँ पे ये 1:1 रेशो का एग्जांपल आपका बनेगा बेटा AgCl जो हमने लिया है, या AgBr या AgI, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि इस किस्म का सॉलिबिलिटी, इस किस्म के स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉलिड के लिए हम जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है KSP, उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले आपको इसका एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर लिखा था हमने AgCl, ठीक है, AgCl। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ AgCl एक्वस से। पहले तो सॉलिड था, उसको जब हमने एक्वस, जब हमने इसको डिजॉल्व किया वाटर में तो वो फिर एक्वस मीडियम में हो गया, तो हम एक्वस मीडियम से ही इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। गिव्स यहाँ पे बनाएगा ये बेटा Ag पॉजिटिव एक्वस और प्लस बनाएगा Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो अब लिखोगे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसके लिए विच विल बी इक्वल टू, जो कि बराबर होगा, अब हम डायरेक्ट लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ दैट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉलिड। तो इसके आयंस कितने आए, जो कि AgCl था 1:1 रेशो वाला है, तो ये है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आप लिखोगे यहाँ पे H पॉजिटिव इंटू लिखोगे आप Cl नेगेटिव, इस तरह से बेटा, इंटू Cl नेगेटिव, यहाँ पे आप लिखेंगे Cl नेगेटिव। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा, दूसरा केस आप बताएंगे कि अगर आपने लिखना होगा 1:2 रेशो, 1:2 रेशो का अगर आपने एक बेटा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो लिखना होगा 1:2 रेशो का, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? 1:2 रेशो के लिए कैसे लिखेंगे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को? एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, 1:2 भी हो सकता है, या फिर इसका उलट जो है वो 2:1 भी हो सकता है। यानी वो जो आयंस होंगे यहाँ पर सॉलिड के, वो थोड़े वेरी करेंगे। एक होगा मतलब एक वाला होगा एक, और दो बाकी दूसरा सेकंड वाला जो है वो होगा उसके 2 आयंस होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि सपोज़ करें, जनरली आप ले सकते हो कोई, या यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि अगर आपके पास बेटा AgCl2 है, ठीक है, AgCl भी होता है और AgCl2 भी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर AgCl2 कंपाउंड होगा, सिल्वर डाइक्लोराइड अगर होगा, क्योंकि सिल्वर जो है ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी, इनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे इसका डिस्कशन। यहाँ पे बेटा AgCl2 एक्वस में आप लिखोगे कि सर यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास आयंस Ag पॉजिटिव एक्वस, और प्लस आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो इसका आप जो है KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू, एक आप लिखोगे बेटा Ag पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, और साथ में लिखेंगे, आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे 2 टाइम्स Cl, यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और इसकी बना देंगे आप पावर, ये कोफिशिएंट इसका 2। यही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि स्पैरिंग ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉलिड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ product of the concentration of ions with each concentration term raised to power equal to the number of electrolyte। तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रोलाइट आपका आयन जो है Cl नेगेटिव, ये इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो हमने ये 2 इसकी पावर बना दी यहाँ पे। तो Ag पॉजिटिव के पीछे तो कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर बेटा इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1:1 रेशो वाला स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉलिड क्या होता है और 1:2 वाला क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि इवन कि अगर आपके पास 1:3 वाला भी हो, ठीक है, 1:3 टाइप का अगर आपके पास सॉलिड है, तो आप उसके लिए भी बेटा इसी तरह से जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 है, तो उसे आप लिखोगे, ठीक है, AlCl3 है, या AgCl3 भी लिख सकते हो आप, AgCl3 लिखो, AgCl3। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा Ag पॉजिटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव, और प्लस बनेगा 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट आपके पास बराबर आएगा Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखोगे Cl नेगेटिव, और इसका पावर लिखोगे 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह से देखो बेटा यहाँ पर जैसे ZNS है, ZNS, ठीक है, यहाँ पर भी आपका
1:1 रेशो वाला है ये बेटा, एक इसका कैटाइन है, एक इसका एनाइन है, 1 है। तो इसके लिए हम लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव और प्लस लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, S2 नेगेटिव। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इनको लिखेंगे कि Zn कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंटू S2 नेगेटिव। इसी तरह से है बच्चों, फिर नेक्स्ट हमारे पास PbCl2। देखो यहाँ पे ये आ गया 1:2 रेशो। ये जो PbCl2 है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था 1:2 रेशो वाला। तो देखो इसमें Pb लेड वाला जो है वो एक है, एक आयन है, और Cl के जो है वो 2 आयन्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो PbCl2 को आप लिखेंगे यहाँ रिएक्शन में, इसका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा वो आप लिखेंगे इक्वल्स टू Pb2 पॉजिटिव और प्लस लिखेंगे 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे आप बेटा, KSP फॉर दिस एग्जांपल विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव, लेकिन 2Cl नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए Pb2 पॉजिटिव तो है लेकिन पीछे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव करके लिखा, लेकिन Cl नेगेटिव के पीछे जो है ये 2 है बेटा कोफिशिएंट, तो हम इसको लिखेंगे Cl नेगेटिव रेज टू पावर 2। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी कर सकते हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे बेटा। तो MgOH का होल ट्वाइस गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। तो इसके लिए भी देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, और इनटू OH का कोएफिशिएंट 2 है, तो OH नेगेटिव रेज टू पावर 2 लिखेंगे आप। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। और ये भी MgOH का होल ट्वाइस जो है ये भी आपका 1:2 रेशो वाला स्पेरिंगली सॉलेबल सॉलिड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है बच्चों हमने डिस्कस किया है कि सॉलिबिलिटी क्या होती है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो और लास्ट टॉपिक है ये आपके इक्विलिब्रियम के सेकंड हाफ आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट से लास्ट टॉपिक था ये आज हमारा। तो इससे पहले जो टॉपिक हमने बेटा यहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं वो भी कुछ ही दिनों में जो है अपलोड हो जाएंगे। इससे पिछले टॉपिक जो हमें मिस हुए हैं, तो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बेटा वो टॉपिक जो है वो मिस हुए हैं, मैं नहीं दे पाया उनको चैनल पे। तो विद इन डेज जो है मैं वो टॉपिक्स भी जो है चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बेटा लेक्चर समझ में आ गया और अच्छे भी लगते हैं, फोर्सबली ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो जो है अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।